शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। कारण यह है कि इतिहास की चर्चा आज के अम्बेडकर संदेश में होगी। अछूत कौन थे और बेअछूत कैसे बने, इसी शीर्षक के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 इस समय जारी है, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जिसमें बात हो रही है कि अछूत लोग गांव के बाहर क्यों रहते थे। अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं, इस प्रश्न के जवाब में ये चैप्टर का शीर्षक यही है कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में बाबा साहब ने जो कुछ भी लिखा है आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आपको बता दें, जिनका आंसर मिलने वाला है। आदिम समाज किसी समय खानाबदोश समाज क्यों था और फिर उसने एक जगह स्थिर होकर रहना क्यों सीख लिया। आखिर कौन सा कारण है जो आदिम समाज पहले घुमंतु टाइप का था, लेकिन एक समय आया जब वो एक जगह स्थान निश्चित करके रहने लगा, निश्चित स्थान पर रहने लगा। तो आखिर कौन से वो कारण है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, छितरे हुए लोगों की समस्या क्या थी और कैसे वो समस्या उत्पन्न हुई। इन दो प्रश्नों का उत्तर विधिवत जानेंगे और साथ ही साथ चूंकि इस चैप्टर का ये अंतिम अम्बेडकर संदेश है, इसलिए अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं इसका भी आंसर आज के ही अम्बेडकर संदेश में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुनने के बाद आप स्वयं ही इस बात को सोचिएगा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप शेयर कर रहे हैं अम्बेडकर संदेश को या नहीं। आप स्वयं को निर्धारित करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं, निस्संदेह आदिम समाज घुमंतु समाज था, किंतु यह घुमंतु अपने किसी घुमक्कड़ स्वभाव विशेष के कारण नहीं था। आज का जो अम्बेडकर संदेश है वो पेज नंबर 38 से 41 तक। बाबा साहब लिखते हैं कि इसका कारण यही था कि उस समाज का व्यवसाय पशुपालन था, इसलिए वे नए चरागाहों की खोज में घूमते थे। आदिम समाज अपने पशु प्रेम के कारण जहां जहां पशु ले जाते वहां चले जाते थे। कालांतर में आदिम कबीलों का निवास स्थिर हो गया, किंतु उसी समय उसे एक नई संपदा का पता चला। यह नई संपदा भूमि थी। यह उस समय हुआ जब आदिम समाज ने खेती करने और खेत जोतने की कला सीख ली। जब उसका धन पशुओं भूमि में परिवर्तित हो गया और मात्र पशुपालन से ही भूमि में परिवर्तन होने से धन एक जगह स्थिर हो गया। इस परिवर्तन के साथ साथ आदिम समाज भी स्थिर होकर एक जगह बस गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिम समाज किसी समय खानाबदोश समाज क्यों था और फिर उसने एक जगह स्थिर होकर रहना क्यों सीख लिया। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि जब आदिम समाज घुमंतु जीवन छोड़ने की ओर अग्रसर था, उस समय क्या क्या घटनाएं घटी। घुमंतु जीवन को छोड़कर स्थिरता का जीवन ग्रहण करने पर आदिम समाज के सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं आई। वो दो समस्याएं क्या है, ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। एक तो वह थी कि जो एक जगह बस जाने वालों के सम्मुख आई और दूसरी वह थी जो छितरे हुए कबीलों के सम्मुख आई। यानी कि जो एक जगह बस गए उनके सामने भी समस्या थी और दूसरी समस्या थी जो छितरे हुए थे उनके सामने भी समस्या आई। एक जगह बस जाने वाली जातियों के सामने समस्या थी कि वे दूसरे घुमंतु कबीलों से अपनी रक्षा कैसे करें। ध्यान दीजिए, इस बात को हम पुनः रिपीट करते हैं। जो लोग एक जगह स्थिर होकर रहने लगे, खेतीबाड़ी करने लगे, पशुपालन करने लगे, उनके सामने ये समस्या आई कि वे दूसरे घुमंतु कबीलों से अपनी रक्षा कैसे करें। छितरे लोगों के सामने सुरक्षा और शरण स्थल की समस्या थी। जो छितरे हुए लोग थे उनके सामने क्या समस्या थी, उनके सामने ये समस्या थी कि वो दूसरे लोगों से अपनी रक्षा कैसे करें और साथ ही साथ कोई हमला करे उन पर
तो वो शरण कहाँ लें, किसके पास जाकर छिप जाएं? तो शरण की समस्या और सुरक्षा की समस्या ये छितरे हुए लोगों के सामने भी आई थी। इसे और अधिक विस्तार से बताना आवश्यक हो सकता है कि ये समस्याएं क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। अब ये दो समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, स्थिर रहने वालों के सामने भी एक समस्या है और एक छितरे हुए लोगों के सामने समस्या है। अब इसे हम लोग विस्तार से यहाँ पर समझेंगे। भाषा लिखते हैं कि एक जगह बस जाने वाली जातियों के सामने जो समस्या आई उसे समझने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना होगा। सभी घुमंतु कबीले अथवा जातियां एक ही समय स्थिर नहीं हुई थी, कुछ स्थिर हो गई, कुछ घुमंतु बनी रही। याद रखने की दूसरी बात यह है कि ये कबीले अथवा जातियां कभी आपस में एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रहे, ये हमेशा आपस में युद्ध करते रहे। जब ये कबीले घुमंतु थे तो उनका मुख्य कारण आपस में युद्ध करना ही रहा, जैसे पशुओं की चोरी, नंबर 2 स्त्रियों का हरण, दूसरे कबीलों अथवा जातियों के चरागाहों में पशुओं को जबरदस्ती हाँक लेना। जब कुछ कबीले अथवा जातियां अभी तक घुमंतु जीवन व्यतीत कर रही थीं, तो उनके लिए एक जगह बसे हुए लोगों के साथ टकराव और भी आसान हो गया। दूसरे खानाबदोश लोगों के साथ लड़ाई करने की अपेक्षा इसमें अधिक लाभ था। खानाबदोश जातियों की समझ में ये बात आ गई थी कि एक स्थान पर बस जाने वाली जातियों के पास दोहरी संपत्ति थी। घुमंतु कबीलों की तरह ही उनके पास भी पशु थे और इसके अतिरिक्त उनके पास भूमि थी, जिसे देखकर घुमंतु लोगों को लालच होता था। घुमंतु कबीले स्थिर बसी हुई जातियों पर लगातार संगठित रूप में आक्रमण करते थे, जिससे वे उनका धन ले जा सके। तीसरी बात यह है कि एक जगह बसी हुई जातियां इन घुमंतु कबीलों से अपनी रक्षा करने के मामले में कमजोर थीं, क्योंकि वे अधिक लाभ के धंधे में लग गई थीं। इसलिए वे व्यवसाय की अनदेखी करके मार काट में ही नहीं लगी रहना चाहती थीं। वे अपने घर छोड़कर इन घुमंतु कबीलों का पीछा भी नहीं कर सकती थीं। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास बताता है कि जिन लोगों के पास अपनी रक्षा के साधन नहीं होते थे, दूसरे असभ्य लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खानाबदोश जातियां जब एक जगह बसने लगी तो उनके सामने आत्मरक्षा की समस्या क्यों और कैसे उपस्थित हो गई। उधर ये समझना कठिन नहीं है कि छितरे हुए लोगों की समस्या कैसे उत्पन्न हुई। ये कबीलों के निरंतर युद्ध का ही परिणाम है, जो कबीलों की उस आदिम अवस्था में उन कबीलों अथवा जातियों का सामान्य जीवन था। इन कबीलों के युद्धों में प्रायः ऐसा होता था कि एक कबीलों का सर्वथा सफाया तो नहीं होता था, किंतु वह परास्त होकर बिखर जाता था। बहुधा जो दल परास्त हो जाता था वह टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इसके परिणाम स्वरूप समाज के विकास की आदिम अवस्था में एक बड़ी जनसंख्या जो इसी प्रकार परास्त होकर बिखरे हुए लोगों की थी, इधर उधर घूमती रहती थी। ये समझने के लिए इन छितरे बिखरे हुए लोगों की समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इस बात को समझना जरूरी है, आवश्यक है कि आदिम समाज का संगठन कबीलाई था। आदिम समाज का संगठन कैसा था? आदिम समाज का संगठन कबीलाई था। ऐसा होने के दो अर्थ हैं। पहला यह कि आदिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी कबीले से संबंध था। इतना ही नहीं, उसे किसी न किसी कबीले का होकर रहना पड़ता था, तभी उसका अस्तित्व था। दल के बाहर किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं था या हो ही नहीं सकता था। दूसरे कबीलाई संगठन का आधार रक्त का संबंध था और कोई भी व्यक्ति जो एक कबीले से पैदा हुआ तो वह दूसरे कबीले में सम्मिलित नहीं हो सकता था, इसलिए उसे कबीले में व्यक्तिगत हैसियत में ही रहना पड़ता था। वह दूसरे कबीले में, समाज में जहाँ एक कबीले का दूसरे कबीले से संग्राम हो रहा हो, इस बात का सदैव डर बना रहता था कि इधर उधर फैले लोगों के इन समूहों पर भी आक्रमण न हो जाए। वे नहीं जानते थे कि कहाँ शरण ढूंढें, वे नहीं जानते थे कि उन पर कौन आक्रमण कर दे और कौन उनकी रक्षा करेगा। इसलिए आश्रय स्थान मिलना और सुरक्षित रह पाना इन छितरे हुए लोगों की समस्या बन गई। आदिम समाज के विकास के बारे में ऊपर जो कुछ संक्षिप्त रूप में कहा गया है, उसे यह स्पष्ट होता है कि आदिम समाज के जीवन में एक समय था जब वह दो समूह में विभक्त हो गया था।
एक समूह एक जगह बसे हुए आदमियों का था। उनकी समस्या थी कि उन्हें ऐसे लोग मिले जो घुमंतू आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी पहरेदारी का काम करें। दूसरा समूह उन छितरे हुए परास्त लोगों का था जिनके सामने यह समस्या थी कि उन्हें कोई ऐसे संरक्षण मिल जाए जो भोजन तथा शरण स्थान दे सके। अगला प्रश्न यह है कि इन दोनों समूहों ने अपनी समस्या को कैसे सुलझाया। यद्यपि हमारे पास प्राचीन काल का कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर हम निश्चयात्मक रूप से ये कह सकें कि दोनों में किसी प्रकार का करार अथवा समझौता हुआ हो, तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ने आपस में समझौता किया जिसके अनुसार इन छितरे हुए परास्त लोगों ने एक जगह स्थिर रूप से बसी हुई जातियों की चौकीदारी अथवा पहरेदारी करनी स्वीकार कर लिया। एक जगह स्थिर रूप से बड़ी जातियों ने उन्हें भोजन तथा शरण स्थान देना स्वीकार किया। वास्तव में ये बड़ा अस्वाभाविक होता यदि इस प्रकार की आपसी व्यवस्था न कर ली गई होती, क्योंकि दोनों को अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की मदद चाहिए थी। इस सौदे में एक कठिनाई अवश्य उत्पन्न हुई होगी, शरण स्थान की कठिनाई। छितरे हुए आदमी कहाँ रहें, स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के बीच में अथवा उनसे दूरी पर। इस समस्या को हल करने में दो बातें निर्णायक सिद्ध हुई होंगी। तो एक तो रक्त संबंध की, दूसरी युद्ध नीति की। आदिम लोगों की मान्यताओं के अनुसार रक्त संबंधी ही एक साथ रह सकते थे। कोई भी बाहरी आदमी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था जहां किसी कबीले विशेष का अधिकार हो। ये छितरे हुए आदमी बाहरी थे, वे उस कबीले के थे जो स्थिर रूप से बसे हुए लोगों से भिन्न था। यदि ऐसा था तो उन्हें स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के बीच में नहीं रहने दिया जा सकता था। युद्ध नीति के विचार से भी आवश्यक था कि ये बाहर से आए हुए लोग गांव की सीमा पर रहें ताकि वे आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सकें। इन दोनों बातों ने मिलकर यही निर्णय कराया कि वे लोग गांव के बाहर गांव की सीमा पर रहें। अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं। मुख्य प्रश्न क्या है जो इस चैप्टर का शीर्षक है? अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं? ऊपर जो स्थिति बताई गई है उसके हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर पाने का कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। यही बात जो अन्यत्र हुई वह भारत में भी हुई होगी। जबकि घुमंतु जीवन को छोड़ हिंदू समाज स्थिर जीवन की ओर अग्रसर था। आदिम समाज में दोनों तरह के लोग रहे होंगे। आदिम समाज में दोनों तरह के लोग रहे ही होंगे, स्थिर रूप से बसे हुए और छितरे हुए परास्त लोग। जो स्थिर रूप से बसे उन्होंने गांव की बुनियाद डाली और गांव में बसे। छितरे हुए परास्त लोग वे थे जो भिन्न कबीले के थे, इसलिए भिन्न रक्त होने के कारण गांव के बाहर बसे। ध्यान दीजिए, एक बात क्लियर हो गई कि जो स्थायी रूप से बस गए थे, जिन्होंने गांव की नींव डाली, वो और जो बाहर गांव के सीमा पर रहते थे, उनका भिन्न रक्त था। वहां पे रक्त संबंध नहीं था। भिन्न रक्त होने के कारण गांव के बाहर बसे। ये सिद्धांत इतना नया है कि आलोचकों को अपने और प्रश्नों का उत्तर मिले बिना संतोष हो ही नहीं सकता। वे पूछ सकते हैं, यानी कि इतना कहने के बाद प्रश्न उठता है। वो प्रश्न क्या उठता है ये जानना बहुत जरूरी है। आप जब इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हर उस प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए जो आपके मन में प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है, बाबा साहब स्वयं इसको लिखते हैं। कहते पहला प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है कि अछूत छितरे हुए व्यक्ति ही हैं? दूसरा प्रश्न, क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि स्थिर रूप से बसने के जिस क्रम की ऊपर चर्चा की गई है, जैसा किसी अन्य देश में भी हुआ है क्या? वैसा किसी अन्य देश में भी हुआ है क्या? दूसरा प्रश्न आपके मन में आ सकता है। तीसरा जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, क्या छितरे हुए लोगों का गांव के बाहर रहना सभी संगठनों का सर्वव्यापी पहलू है?
ये 3 प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, उठे होंगे जब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि जो गांव में स्थिर बसे हुए लोग हैं उन्होंने गांव की नींव डाली और गांव के बाहर सीमा पर भिन्न रक्त होने की वजह से, दूसरे कबीले के लोग होने की वजह से वो गांव की सीमा पर यानी कि गांव के बाहर रहते थे। तो सम्मानित साथियों, इन 3 प्रश्न यहाँ उठ गए हैं, इनकी बात हम अगले अंबेडकर संदेश में करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो छुआछूत से संबंधित है, अछूतपन से संबंधित है, जातिवाद से संबंधित है। जो प्रश्न यहाँ उठाया है बाबा साहब ने उसका उत्तर भी दिया है। क्योंकि पूरी तरह से नया टॉपिक, अछूत कौन थे और बेअछूत कैसे बने, इस शीर्षक के अंतर्गत आजकल हम लोग अंबेडकर संदेश में बातचीत कर रहे हैं। बाबा साहब के हुबहू लेख को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं खंड 14 के माध्यम से। तो इसमें हर प्रश्न का जवाब बाबा साहब के लेख के माध्यम से दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए यूं ही अंबेडकर संदेश के साथ, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे। आदिम समाज का संगठन किस प्रकार का था? आदिम समाज का संगठन किस प्रकार का था? एक शब्द में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। सम्मानित साथियों, हम एक बार पुनः आपसे विशेष निवेदन करेंगे कि इस ऐतिहासिक जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप अपने आप से जुड़े हर बहुजन साथी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अंबेडकर संदेश को शेयर करें। आपने अंत तक अंबेडकर संदेश को वॉच किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। अब अगले अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।